मंगल सौर मंडल का चौथा और पृथ्वी के बाद हमारा सबसे फेवरेट ग्रह। पिछले कई सालों से मंगल ग्रह को इंसानी कॉलोनी बनाने की बातें चल रही हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना उन इंटरेस्टिंग तरीकों की बात की जाए जिनके जरिए मार्स को हैबिटेबल बनाने की कोशिश की जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सूची में शीशों से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक कई सारी विचित्र चीजें शामिल हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑर्बिटल मिरर्स। यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन मात्र शीशों का इस्तेमाल करके हम मंगल ग्रह को हैबिटेबल बना सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऑर्बिटल मिरर्स नाम की इस तकनीकी का इस्तेमाल करके मंगल ग्रह के तापमान को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी ग्रह को हैबिटेबल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसके तापमान को रहने लायक बनाना। मंगल ग्रह का एवरेज तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है और उसे हैबिटेबल बनाने के लिए हमें इस तापमान को एटलीस्ट 15 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें मंगल ग्रह को एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करके उसे गर्म करना होगा। ऑर्बिटल मिरर्स यही करने में हमारी मदद करेंगे। व्हाट विल ऑर्बिटल मिरर्स डू? जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे शीशे होंगे जो मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद रहेंगे। इनका काम होगा सूर्य से आने वाली रोशनी को ऐसे एरियाज पर फोकस करना जो हद से ज्यादा ठंडे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मार्स पोल्स, जहां पर बहुत भारी मात्रा में बर्फ मौजूद है। यह बर्फ ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई है जो मंगल ग्रह के वातावरण का 96% हिस्सा बनाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा भाग वाटर आइस का भी है जो कई अरब साल पहले पूरे ग्रह पर मौजूद हुआ करती थी। 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने यह कन्फर्म किया था कि मंगल ग्रह भी एक समय पर वाटर प्लैनेट हुआ करता था। इस पर भी रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स मौजूद हुआ करते थे जिनमें लिक्विड वाटर भरा होता था। इसके ट्रेसेस और सबूत आज भी हमें मंगल ग्रह की सतह पर दिखाई देते हैं। हाउ विल दे अफेक्ट मार्स एटमॉस्फेयर? ऑर्बिटल मिरर्स द्वारा फोकस की गई सनलाइट से मंगल की बर्फ को पिघलाया जा सकेगा। इससे काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रह के वायुमंडल में जाकर इकट्ठा हो जाएगी। वायुमंडल मोटा होने की वजह से सूर्य की हीट ग्रह से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे उसका तापमान इंक्रीज होने लगेगा। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हमारी पृथ्वी पर भी देखने को मिलती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग नाम से बुलाया जाता है। जहां मंगल के लिए यह ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं हमारी पृथ्वी के लिए यह एक डिजास्टर साबित हो रही है। एडवांटेजेस। ऑर्बिटल मिरर्स को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यह होगा कि हम उनके एंगल्स को चेंज करके सनलाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा हम अपने मन मुताबिक ऐसे एरियाज को टारगेट कर पाएंगे जिन्हें गर्म करना इम्पोर्टेंट होगा। मिरर्स को इस्तेमाल करना एक क्विक और रिवर्सिबल सॉल्यूशन है जिसे मैनेज करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। आज पृथ्वी के ऑर्बिट में ऐसे कई सारे टेलीस्कोप मौजूद हैं जो ऑर्बिटल मिरर्स की तरह ही काम करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन मिरर्स को डिप्लॉय करने में उसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके जरिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। वेब इंसानों द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है जिसे फोल्ड करके लॉन्च किया गया था। मंगल को हीट अप करने वाले ऑर्बिटल मिरर्स को भी ऐसे ही फोल्ड करके लॉन्च किया जाएगा। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इन मिरर्स को धीरे धीरे खोला जाएगा और इन्हें फंक्शनल बनाया जाएगा। एक परफेक्ट एंगल पर सेट होने के बाद यह सूर्य की रोशनी को स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करने लगेंगे और इस मिशन की शुरुआत हो जाएगी। विल इट रियली वर्क? वैसे तो यह टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव साउंड करती है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके जरिए उतनी हीट जनरेट करना पॉसिबल नहीं होगा जितनी हम इंसानों को जरूरत है। अगर इस ज्यादा हीट को मंगल की सतह तक पहुंचाना है तो हमें उसे चारों तरफ से मिरर से ही कवर करना पड़ेगा। इससे मार्स मिशन को करने में काफी दिक्कतें आने लगेंगी जो हमारी ओवरऑल स्पेस प्रोग्रेस को धीमा कर देगा। यह आइडिया भले ही आज हमारे लिए इफेक्टिव ना हो, लेकिन इसके इस्तेमाल को भविष्य में जरूर देखा जा सकता है। मैग्नेटिक शील्ड। Why are magnetic fields important? किसी भी ग्रह के लिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी पृथ्वी के पास एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें अंतरिक्ष से आने वाले कई सारे खतरों से बचाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे फ्यूचर प्लैनेट यानी मंगल ग्रह के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक समय पर मंगल का केंद्र बहुत ही एक्टिव हुआ करता था। उसमें प्रेजेंट मेटल और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह मेटल्स ठंडे होने लगे और मंगल ग्रह का कोर शांत पड़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब मंगल ग्रह का इंटीरियर इतना ठंडा पड़ गया
कि ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गई। What happened to Mars when it lost its magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने का मतलब था कि अब सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स मंगल के वायुमंडल पर हमला कर सकते थे। धीरे धीरे इन पार्टिकल्स ने पूरे वायुमंडल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और एक समय ऐसा आया जब मंगल का पानी भी अंतरिक्ष में एस्केप होने लगा। धीरे धीरे सारी नदियां और झीलें सूखने लगी और मंगल एक बंजर ग्रह बनने लगा। आज 3 अरब सालों बाद मंगल पूरी तरह से बंजर हो चुका है और इस पर लिक्विड वाटर का नामो निशान नहीं है। आज भी सूर्य के हार्मफुल पार्टिकल्स इस पर अटैक करते हैं, जिससे इसकी सतह और भी ज्यादा बंजर होती जा रही है। अगर हम इंसान मंगल ग्रह पर बिना किसी प्रोटेक्शन के जाएंगे तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे शरीर में एंटर होने के बाद हमारे डीएनए तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इससे हमें कई सारी ऐसी बीमारियां होने का खतरा रहेगा जिनका इलाज फिलहाल किसी मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा नहीं किया जा सकता। अब हम मंगल के केंद्र में मौजूद मेटल को दोबारा से पिघला तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को जरूर बना सकते हैं। यह आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड मंगल ग्रह को चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रखेगी। इससे सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन मंगल को ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। कॉस्मिक रेडिएशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से हमारा सूर्य सोलर रेडिएशन को रिलीज करता है, वैसे ही सौरमंडल के बाहर से आने वाली रेडिएशन को कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है। ब्रह्मांड में हर पल कोई ना कोई बड़ा धमाका होता रहता है, जिसकी रेडिएशन चारों दिशाओं में स्कैटर हो जाती है। ग्रहों की मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही सूर्य की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें इस कॉस्मिक रेडिएशन से बचा कर रखती है। कई बार यह कॉस्मिक रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड से बचकर सोलर सिस्टम के अंदर आ जाती है। इससे नॉर्मली ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कई बार यह अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम्स में प्रॉब्लम पैदा कर देती है। मैग्नेटिक शील्ड, मंगल के आसपास एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को बनाने से हमें ऐसी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक शील्ड कहा जाएगा और यह सैटेलाइट कनेक्शंस के जरिए बनाई जाएगी। इस शील्ड को क्रिएट करने के लिए मंगल के ऑर्बिट में कई सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट्स भी कोई नॉर्मल सैटेलाइट्स नहीं होंगी, बल्कि इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स मौजूद होंगी। इन कॉइल्स में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब सभी सैटेलाइट्स में एक साथ ऐसा किया जाएगा तो एक कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन होगी जो पूरे मंगल ग्रह के लिए एक कवच की तरह काम करेगी। हाउ दोज सैटेलाइट्स वुड बी स्पेशल, इन सैटेलाइट्स में सोलर पैनल्स को भी ऐड किया जाएगा ताकि यह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें ऐसे एडवांस्ड बैटरी सिस्टम्स को भी लगाया जाएगा जो एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करने में सक्षम होंगे। इन बैटरीज और सैटेलाइट्स को बनाना तो बहुत आसान होगा, लेकिन इनकी डिप्लॉयमेंट में वैज्ञानिकों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली दिक्कत होगी एक ऐसे कलेक्टिव नेटवर्क को बनाना जो पूरे ग्रह को सोलर पार्टिकल से बचा कर रख पाए। इसके लिए वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मंगल के हर एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्याप्त सैटेलाइट्स उसके ऑर्बिट में मौजूद हों। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिशन को करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी मिशन को कोई भी देश अकेला नहीं करना चाहेगा, खासकर तब जब उसमें कई सारे रिस्क शामिल हों। अ डिफरेंट सॉल्यूशन, क्लासिकल डोम्स, अगर हम मंगल पर इस शील्ड को बनाने में असफल रहते हैं तो हमें क्लासिकल डोम्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें मंगल ग्रह पर इंसानों के घर के रूप में बनाया जाएगा। इन्हीं डोम्स के अंदर इंसान अपनी जिंदगी गुजारने और मंगल को बाकी इंसानों के रहने लायक बनाएंगे। इन डोम्स को रेडिएशन इंसुलेटेड रखा जाएगा, यानी इनके अंदर कोई भी हार्मफुल रेडिएशन एंटर नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इनके अंदर का तापमान भी बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा और यह मंगल पर आने वाले तेज तूफानों से भी इंसानों को बचाकर रखेंगे। यह एक अलग ही दुनिया होगी जिसका पूरा कंट्रोल हम इंसानों के हाथ में होगा। टेराफॉर्मिंग, टेराफॉर्मिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए किसी ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। पिछले कुछ दशकों से टेराफॉर्मिंग ऑफ मार्स एक बहुत ही पॉपुलर टर्म बन चुका है। इसका सीधा सा मतलब है मंगल ग्रह को पृथ्वी के जैसा बनाने की कोशिश करना। इस पूरे मूवमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क का सबसे बड़ा हाथ है। उनकी कंपनी स्पेसएक्स ऐसे विशाल रॉकेट्स को बनाने का काम करती है जो इंसानों को मंगल तक ले जा सकते हैं। उनके मुताबिक इंसानों को मंगल ग्रह तक ले जाना उनकी इस जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा उसके तापमान को बढ़ाना। ऐसा करने के कई सारे तरीके हैं
जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मंगल का तापमान बढ़ाने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग का सहारा लेना पड़ेगा। इंटरव्यू ऑफ एलन मस्क। 2015 में एलन मस्क ने एक लेट नाइट शो में अपना इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यूअर स्टीफन जब उनसे पूछते हैं कि वह मंगल के तापमान को किस तरह से बढ़ाएंगे, तो एलन मस्क थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। काफी सोचने विचारने के बाद वह उस सवाल का जवाब देते हैं और उसके रिलीज होने के तुरंत ही बाद पूरे इंटरनेट पर हड़कंप मच जाता है। वह बताते हैं कि मंगल को गर्म करने के मेनली 2 तरीके हैं, स्लो एंड फास्ट। स्लो तरीका है मंगल के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करना और फास्ट तरीका है मंगल पर न्यूक्लियर बमों को फोड़ना। आइए इन दोनों को बारी बारी से समझते हैं। स्लो वे, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर इफेक्ट्स। ग्रीन हाउस गैसेस उन गैसों को कहा जाता है जो एटमॉस्फेयर में शीशों की तरह काम करती हैं। यह गैसें वायुमंडल में इकट्ठा होने के बाद ऐसी लेयर को फॉर्म कर लेती हैं जिसके अंदर हीट आ तो सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। अगर मंगल ग्रह के वातावरण में इन गैसों को रिलीज किया जाता है तो सूर्य से आने वाली हीट पूरी तरह से ग्रह के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी। जब वो हीट ग्रह से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो यह गैसें एक शीशे की तरह काम करके उसे वापस से प्लेनेट के अंदर भेज देंगी। लगातार हीट स्टोर होने की वजह से मंगल का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। इसके पोल्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी बर्फ से सब्लिमेट होकर गैस में कन्वर्ट होने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बर्फ डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी यह मंगल के वातावरण में जितना रिलीज होगी मंगल का तापमान बढ़ाना उतना ही आसान होता जाएगा। हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हो रही है। फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं में इन गैसों की एक बड़ी मात्रा होती है। वायुमंडल में इकट्ठा होने के बाद यह सूर्य की रोशनी को पृथ्वी के अंदर ट्रैप कर लेती है और उसे बाहर नहीं निकलने देती। इसी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसका नतीजा आज हम बढ़ते सी लेवल्स के जरिए देख ही सकते हैं। हाउ विल दोज गैसेस रीच मार्स। ग्रीन हाउस गैसेस के जरिए मंगल के तापमान को तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आखिर वह गैसें वहां पहुंचेंगी कैसे? अगर रॉकेट्स के जरिए इन गैसों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज खर्च होंगे। यही कारण है कि एलन मस्क इसे एक स्लो प्रोसेस कहते हैं। इस तरह से मंगल को गर्म करने में हमें सिर्फ दशक ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सदी लग जाएगी। फास्ट वे, न्यूक्लियर डिटोनेशन। एलन मस्क ने इंटरव्यू में ये बताया है कि मंगल के वातावरण को गर्म करने के लिए न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब इन बॉम्ब्स को बर्फीले पोल्स पर फोड़ा जाएगा तो वहां मौजूद सारी बर्फ पिघलने लगेगी। एक न्यूक्लियर बम धमाके में बहुत एक्सट्रीम मात्रा में हीट रिलीज होती है जो मंगल को बहुत तेजी से गर्म करने का काम करेगी। एलन मस्क द्वारा कही गई इस बात को इंटरनेट पर वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। जहां कुछ लोग एलन मस्क की साइड लेने लगे, वहीं दूसरे लोग इस आइडिया को बेकार और खतरनाक बताने लगे। डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन। बाद में एलन मस्क ने खुद ये कन्फर्म किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का आइडिया सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अगर सच में उन्हें मंगल के वातावरण में फोड़ा जाएगा तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन रिलीज होगी जो ग्रह को सदियों के लिए टॉक्सिक बना देगी। इस टॉक्सिक वातावरण में हम इंसानों का रहना तो दूर बल्कि लैंड करना तक मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से न्यूक्लियर विंटर्स का भी खतरा होगा। इन धमाकों में निकलने वाली गैस सनलाइट को ब्लॉक करने लगेगी, जिससे मंगल का तापमान बढ़ने की बजाय और ज्यादा घटने लगेगा। इन सभी चीजों को जानने के बाद ये तो बात क्लियर हो जाती है कि मंगल को हैबिटेबल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में हम इंसानों को काफी लंबा समय और काफी सारी मेहनत लगने वाली है। वैसे अगर आपको मंगल ग्रह को हैबिटेबल बनाना होता तो आप किन तरीकों का इस्तेमाल करते, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।